नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास का जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, इसकी थ्योरी समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो एक समराइज स्टेटमेंट होती है ऑफ अकाउंटिंग डाटा की, जिसे हम एंड में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो एक समराइज स्टेटमेंट होती है अकाउंटिंग डाटा की, जिसे हम एंड में अकाउंटिंग प्रोसेस के क्या करते हैं, इशू करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। और जितने भी सारे हमारे इंफॉर्मेशन लेने वाले होते हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गए, बैंक हो गए, शेयर होल्डर हो गए, उनको हम ये कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो हमने मेन बात क्या जानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो क्या है, एक एंड प्रोडक्ट है। क्या है, एक एंड प्रोडक्ट है, मतलब ये एंड में तैयार की जाती है। ठीक है, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है, जो आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है, आपने 11th में ही पढ़ा होगा। तो उसका जो एंड में जो हम समरी तैयार करते हैं ताकि जो इसमें इंटरेस्ट लेने वाले उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है। क्योंकि हम 12th क्लास में तो इन दोनों का हमें और डिटेल में जानना है, क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं, तो नोट्स टू अकाउंट भी बनाया जाता है। नोट्स टू अकाउंट का बच्चों मतलब होता है कि जो बैलेंस शीट और जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आइटम्स है, अगर उनमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या लेस, क्या सब्ट्रैक्ट, क्या ऐड हुई हैं, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है उसे हम नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बैलेंस शीट के अंदर जब हम कंपनी में शेयर कैपिटल पढ़ेंगे तो शेयर कैपिटल के कई पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, तो इसमें भी और चीज़ें होती है, फॉरफिट, कॉल एरिया। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ दिया जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल का जो आइटम है केवल उसी को दिखाया जाएगा। इन सब के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो एंड प्रोडक्ट होती है, ये समराइज्ड होती है। ठीक है, जो एंड में प्रिपेयर की जाती है, किसके थ्रू, फाइनेंशियल जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो अकाउंटिंग की, उसके बेस पर से तैयार किया जाता है। और इसके अंदर के 3 पार्ट होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो आप इसकी फीचर भी आप खुद बता सकते हो। तो फीचर पहली क्या निकली, पहली फीचर यही निकली कि ये जो है मनी में होती है, क्योंकि आपको पता अकाउंटिंग जो है वो किस में की जाती है, मनी में। जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसी का रिकॉर्ड किया जाएगा, जो नॉन मॉनेटरी होती है उसको नहीं लिया जाएगा। दूसरी इसकी फीचर ये पास्ट रिकॉर्ड होती है, क्योंकि जितना भी सारा अकाउंटिंग प्रोसेस हमने किया उसके बाद तो तैयार की जाएगी। ठीक है, ये पास्ट रिकॉर्ड है। क्या है, पास्ट रिकॉर्ड। तीसरी हमने क्या पढ़ी कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, क्योंकि इसी को देखकर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बैंक होता है, वो डिसीजन लेते हैं। कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, बोनस चाहिए, सैलरी चाहिए, तो वो इसी को देखकर तो पता लगाएंगे कि हमें कंपनी की पोजीशन अच्छी चल रही है, चलो डिमांड करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्सेस चाहिए, तो वो देखेगी ना कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी चल रही है, तो इसके ऊपर हमें टैक्सेस इतना मिलना चाहिए, और अगर कंपनी नहीं देगी तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको 3 फीचर इसकी बता दी, 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। पहली क्या, पास्ट रिकॉर्ड होती है या पास्ट पीरियड से रिलेटेड होती है। दूसरा, ये मनी के टर्म में होती है। तीसरा, इससे फाइनेंशियल पोजीशन को शो किया जाता है। अब हम इसके पढ़ेंगे नेचर क्या है इसका। ठीक है, नेचर क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है। देखो, प्रकृति में सबसे पहली प्रकृति इसकी है कि रिकॉर्डेड फैक्ट। क्या, रिकॉर्डेड फैक्ट मतलब जिन ट्रांजेक्शंस के एविडेंस होगी उसी को ये रिकॉर्ड करती है। ठीक है, मतलब एविडेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आप कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर है, इन सब की क्या एक एविडेंस होती है, उसी के बेस पर सारी की सारी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट हो वो तैयार प्रिपेयर की जाती है। दूसरा इसका नेचर है बच्चों, कन्वेंशन। क्या है, कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब होता है जो एस्टिमेटेड जो लॉसेस होते हैं उनको तो दिखाया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होते हैं उनको दिखाया नहीं जाएगा। एस्टिमेट लॉस को दिखाया जाएगा, प्रॉफिट को नहीं दिखाया जाएगा। समझ में आ गया। जो फ्यूचर में होते हैं, जो अनसर्टेन होते हैं, अनसर्टेन लॉसेस को आप शो करोगे, अनसर्टेन जो प्रॉफिट होते हैं उनको शो नहीं करोगे।
तीसरा इसका नेचर होता है कंसेप्ट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है वो कंसेप्ट के बेस पर प्रिपेयर की जाती है। और आपने कंसेप्ट जो है वो पढ़े होंगे 11th क्लास में, जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि बिजनेस जब हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो लंबे समय तक चलाने के लिए, उसे रन करने के लिए खोलते हैं, ना कि बंद करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से जितने भी सारे हम स्टेटमेंट बनाएंगे वो सारी की सारी जो है वो कंसेप्ट के बेस पर होगी। चौथा इसका नेचर ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चौथा नेचर ये है कि ये पर्सनल जजमेंट पर होती है। पर्सनल जजमेंट का बच्चों मतलब ये होता है कि अकाउंट की जब आप स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो, तो आप अपनी राय भी इसमें जोड़ देते हो। कैसे? जैसे डेप्रिसिएशन है, अब किसी फर्म ने अपने जजमेंट के बेस पर क्या करा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड को अपना लिया, और किसी फर्म ने, किसी कंपनी ने किसको अपना लिया, स्टेटमेंट मेथड को अपना लिया। तो ये क्या करा, उसने पर्सनल जजमेंट ली, अपनी कंपनी के हिसाब से उसने अपने आप सोचा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका नेचर क्या हुआ, पर्सनल जजमेंट का भी हुआ। तो मैंने क्या क्या नेचर बताया कि रिकॉर्डेड फैक्ट्स होता है, मतलब एविडेंस होना जरूरी है। कन्वेंशन, जो एस्टिमेटेड लॉसेज होते हैं उनको लिया जाएगा, गेन को, प्रॉफिट को। ठीक है, जो अनसर्टेन होते हैं उनको नहीं लिया जाएगा। तीसरा कंसेप्ट के बेस पर होती है, और चौथा मैंने बताया पर्सनल जजमेंट के बेस पर होती है। उसके बाद जब, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम तैयार कर रहे हैं, तो इन्हीं के ऊपर जो है रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। तो जब हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं तो एनुअल रिपोर्ट की बात होती है। तो एनुअल रिपोर्ट किस किस चीज की बनाई जाती है, तो कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर। एनुअल रिपोर्ट के अंदर पहली जो रिपोर्ट होती है वो होती है रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है कंपनी का, वो रिपोर्ट करता है। इसके अंदर बताया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में कौन कौन सी क्या चीजें और कैसे कैसे वो आई, इसके ऊपर पूरा सारा इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी दी जाती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। और ये जो कंपनी 1956 है, उसके अंदर ये अबाइड किया गया है, बोला गया है कि आपको एनुअल जनरल मीटिंग रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टर रिपोर्ट भी कहते हैं। ये जो रिपोर्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, इसके द्वारा जो एनुअल जनरल मीटिंग जो की जाती है और ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसे हम डायरेक्टर रिपोर्ट भी कहते हैं। दूसरी होती है हमारे बच्चों ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट जो होता है वो चेक करने आता है कि जो कंपनी में जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसके अंदर सारे आइटम लिखे हैं, क्या वो सही से लिखे गए हैं, क्या उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। तो उसकी पूरी जांच करता है ऑडिटर, मतलब चेक करना, जांच करना कि वो सही है गलत है। वो चेक करता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई गई है वो लॉ के अकॉर्डिंग बनाई गई नहीं बनाई गई, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो बैलेंस शीट है, ठीक है, वो पूरी तरह से कंप्लीट है या ठीक है या नहीं है ठीक, और कंपनी के जो 1956 एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही। इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके उसमें सारा लिख देता है रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर। ठीक है, अब तीसरी रिपोर्ट जो होती है वो है बैलेंस शीट वाली। बैलेंस शीट के अंदर तो आपको पता है एसेट और लायबिलिटीज होती है, तो सारा क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, तो बैलेंस शीट के अंदर पूरा सारा रिकॉर्ड दिखाया जाता है। और शेड्यूल 6 के अंदर जो रिवाइज किया गया है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस शीट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें इतना ही काफी है। आपको पता होगा बैलेंस शीट जो है वर्टिकल में किस प्रकार से होती है। ठीक है, ये आप अपनी बुक में देख लेना। इसमें सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है, और इसकी जो टर्म है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप बाकी एक बार बैलेंस शीट अपनी बुक में देख लेना। जैसे सबसे पहले हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की, तो उसके अंदर जो सब हेडिंग होती है आपको याद रखना होगा मेन हेडिंग कौन सी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा जैसे शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल किसके अंदर आती है, तो बोलोगे शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आती है, तो आपको ऐसे बताना होगा, क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इस तरीके से। दूसरा है शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ऐसे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी के बाद है करंट लायबिलिटी। फिर एसेट में आ जाओ, एसेट में नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में कौन कौन सी आती है, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट में कौन कौन सी आती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसे करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ये सारी चीजें हैं।
ये आपको अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में जो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं।